नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पुलिस दागदार है और सरकार से गुहार है, क्योंकि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस से हुई मारपीट के बाद मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश की पुलिस की वर्दी का दागदार होने का सवाल सबसे बड़ा हो चुका है। मनीष की पत्नी मीनाक्षी लगातार पुलिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में वर्दी दागदार है? टोटली में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। ये दर्द है उस पत्नी का जिसने अपने पति को खो दिया है। ये दर्द है उस औरत का जिसकी जिंदगी वीरान हो गई है। दर्द आंसू बनकर निकल रही है। बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। इन आंसुओं के दर्द की वजह बनी है उत्तर प्रदेश पुलिस। वही पुलिस जिसके होने से सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है। वही पुलिस जिससे कोई वंचित न्याय की गुहार लगाता है। वही पुलिस जिसकी मौजूदगी ही सुरक्षा की तस्दीक होती है। वही पुलिस जिसमें किसी मजबूर को मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इस बार यही पुलिस इस औरत की सुहाग उजड़ने की, बहते आंसुओं की, चीखने चिल्लाने की वजह बनी है। पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल में रात के वक्त चेकिंग के लिए पहुंचती थी। कमरा नंबर 512 में मनीष अपने दो दोस्तों के साथ रुके थे, सो रहे थे। ये तस्वीर इसी कमरे की है, शायद सोने से पहले की। इस दौरान पुलिस चेकिंग के लिए पहुंचती है। चेकिंग के समय मनीष की पुलिस वालों से बहस होती है, लेकिन उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का आरोप है कि गोरखपुर के एक होटल में चेकिंग के दौरान ही पुलिस कर्मियों ने मनीष की पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये आरोप सच होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मनीष गुप्ता की मौत बर्बरता से की गई पिटाई ही सबसे बड़ा कारण है। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की गई, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम है। जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई जाती है। वर्दी की निरंतरता देखिए, हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। क्या ये भयावह नहीं कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहाँ उनके दरवाजे पर खड़ी है? क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो पाएगा? ये भी तो यही पूछना चाहती होगी। मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है कि उनका पति गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पुलिस आदर्श नहीं है, तो फिर कहाँ की होगी? क्या पुलिस को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? क्या उनके भीतर पावर का इतना नशा होना चाहिए कि कोई नागरिक जरा सा सवाल कर ले तो मारते मारते उसे मार ही दिया जाए? क्या ये पहली घटना है? क्या ये अंतिम घटना है? मीनाक्षी गुप्ता के इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्या इन सवालों के जवाब भी हैं? जनता टीवी न्यूज रूम से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले में अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में डीएम एसपी के संवाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करती है। वीडियो में पुलिस कह रही है कि मैं आपके भाई की तरह हूं। एक बार मुकदमा दर्ज हो जाने से आपको अंदाजा नहीं है कि सालों कोर्ट में चक्कर काटना पड़ेगा। मतलब पीड़िता को डराया जा रहा है। एसएसपी कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस वालों को कि मनीष से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जो वो ऐसा करेंगे। आपको कहने पर मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वो तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। मतलब पूरा मामला रफा दफा करने की पूरी तैयारी हो रही थी। वो कैसे, आप खुद ही पूरे वीडियो को देखिए, सुनिए। वो गए थे, वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए।
नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधा समझिए। रिकॉर्डिंग वो गए थे, वर्दी पहन के गए। तो वहीं कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई में मौत का मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात हुई, लेकिन अखिलेश के पहुंचने से ऐन पहले वहां पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को दवा दिलाने के लिए लेकर के जा रहे थे, लेकिन घर के बाहर जारी विरोध के बाद उन्हें अंदर वापस ने उनके घर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहा कि वो उनके घर गलत कर रहे हैं। सपा विधायक इरफान का आरोप है कि पुलिस की ओर से दबाव बनाकर जबरन ऐसा कहलवाया गया है। आपको बता दें कि तस्वीरों को एक साथ अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तरीके से देख पा रहे हैं। एक में अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं और दूसरे में सपाइयों की पुलिस वालों से भिड़ंत हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें पुलिस वालों और सफाइयों की भिड़ंत और दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव की परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें हैं। तो वहीं परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। साथ ही अखिलेश योगी सरकार और यूपी पुलिस पर जमकर बरसते नजर आए। अखिलेश ने कहा पुलिस बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्याएं कर रही है, यहां तक कि लूट में भी शामिल हो रही है। उन्होंने पूछा कि पूरे मामले में अधिकारियों का जो वीडियो वायरल हो रहा है उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड, जबकि उन वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। तो वहीं एक और पक्ष है इस पूरी घटना का। अपने पति की मौत पर सियासत के रंग को देखकर मीनाक्षी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डांटते हुए चले जाने के लिए भी कहा था। उन्होंने अपने घर की छत से कह दिया, आप गलत कर रहे हो, सपा गलत कर रही है। मेरा कल से साथ दिया, परसों से साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, सब अच्छा किया। आज आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपकी सभा गलत कर रहे हो। अभी तक सभा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, आज सभा। इस पूरे मामले में जब भतीजा कानपुर पहुंच गया तो चाचा कहां शांत रहने वाले थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी गोरखपुर का रुख किया। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया है। उन्होंने कहा यह सरकार नौकरशाही की सरकार है, सरकार पूरी तरीके से अपना इकबाल खो चुकी है। नौकरशाही कब्जे में नहीं है सरकार की, और सरकार तो पूरी तरह अपना इकबाल खो चुकी है। महंगाई भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ घटनाएं, हत्याएं अब कंट्रोल में नहीं है। नौकरशाही कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो गतिविधियां बढ़ेंगी, नेता लोग अपने एक दूसरे से मिलेंगे और मिल करके आगे कुछ न कुछ निर्णय फिर होंगे, माना जाए। अब जब
हमने तो बहुत कुछ बोल दिया है। तो वहीं इन सभी सियासती उठापटक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात करी। सीएम ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात करी और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया। इस मुलाकात के बाद मीनाक्षी ने बताया कि सीएम ने एक गार्जियन की तरह उनकी बातों को सुना है, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा सीएम योगी ने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने और मीनाक्षी को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। सीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी FIR दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे CM जी ने बताया। तो ये मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है और CBI जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। आपने CBI जांच की मांग करी थी? जी हाँ, बिल्कुल करी थी। तो उन्होंने कहा आप मुझे लिख के दीजिए, मैं करता हूँ। संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। आएंगे उस तरह उन्होंने सारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान दिया है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आपने तमाम सियासती उठापटक देखी, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने गए, उसके बाद जो वर्डिक्ट सामने आया, तमाम चीजें आपने सुनी है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सब कुछ सुबह से चलता रहा, सुबह से क्या कहें, कल से लगातार चल रहा है। मनीष की मौत के बाद लगातार FIR दर्ज न होने से लेकर आज CBI जांच की डिमांड तक जो लगातार सियासत चली है, उसमें सपा का सपोर्ट, सपा का अपोज, बीजेपी का दखल, बीजेपी के दखल के बाद CBI जांच की मंजूरी, तमाम चीजें निकल करके सामने आई है। मौजूदा स्थिति क्या है कानपुर के? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि मनीष गुप्ता की मौत के बाद लगातार कल से ही अभी तक जितने भी विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में सभी इस घटना को भुनाने में लगे हुए थे और लगातार राजनीति अखाड़ा बना दिया था कानपुर के बर्रा 3 को, जहां पर मनीष गुप्ता का घर है। लेकिन इन सभी बातों पर, इन सभी ये जो जिस तरह से राजनीतिक अखाड़ा, इस राजनीति चली इस पूरे मामले पर, उस पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री ने जब पीड़ित मृतक की पत्नी से मुलाकात की, मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद साफ कर दिया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट हैं। यानी कहीं ना कहीं जो राजनीति इस पूरे मामले में गर्म हो रही थी, अब उस पर कुछ विराम लगेगा। लेकिन अगर बात करें ताजा अपडेट की, तो अब से कुछ ही देर में प्रसपा के जो मुखिया हैं शिवपाल शिंगिया पहुंचने वाले हैं और उनके आने का प्रोटोकॉल भी जारी हो गया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर और पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सीएम योगी ने आज कानपुर जिले के दौरे पर वो रहे हैं और इस दौरान उन्होंने आज जिले को बड़ी सौगात भी दी, जिसमें कानपुर को करीबन 550 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली। सीएम ने यहां 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 3 बच्चों दर्श, रिद्धि और वंशिका का अन्नप्राशन भी कराया है। इसके बाद 27 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के चेक और किसान सम्मान निधि सौंपी गई। जय जय श्री। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। जय जय श्री राम।
तक मेट्रो चालू हो जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस दौरान तमाम लाभार्थियों को चेक और सम्मान निधि भी दी है। आप सभी से अनुरोध है, श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बलबीर गिरी बाघंबरी मठ के गद्दी को संभालने वाले हैं। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, बाघंबरी मठ के संचालन के लिए 5 सदस्यों की बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी। आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पहले बलबीर गिरी का नाम चर्चाओं में बना हुआ था, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के 12 पन्ने के सुसाइड नोट में बलबीर गिरी का जिक्र था, जिसमें उन्हें मठ का महंत और उत्तराधिकारी बनाने की बात भी कही गई थी। बलबीर गिरी का नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पद पर नरेंद्र गिरी के षोडशी कार्यक्रम में प्रतिष्ठित किया जाएगा। 5 अक्टूबर को षोडशी कार्यक्रम में बलबीर गिरी का पटाभिषेक किया जाएगा। जो हमारे महाराष्ट्री है, जो हमारे अखाड़े के, जिनको भगवान के गुरु जन्मदेव के बाद माना जाता है, आचार्य महामंडलेश्वर जी, उन्होंने अपने श्रीमुख से बलबीर गिरी की घोषणा की है। ये घोषणा आपके सामने हुई है और समस्त अखाड़े को ये घोषणा मान्य है। और 5 तारीख को उनकी चादर विधि होगी और उनका जो है और श्रीमान जी का षोडशी भंडारा होगा। ये सब कार्यक्रम प्रयागराज में। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, हरिद्वार से। विकास, लगातार सीबीआई जांच से लेकर के तमाम अपडेट्स में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे हैं। विकास, तमाम चीजों को आपने बारीकी से देखा है और ऐसे में अब जिसका सस्पेंस बना हुआ था लगातार कि कौन उत्तराधिकारी होने वाला है, बलबीर गिरी के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि इस बात का भी जिक्र जो महामंडलेश्वर उन्होंने किया है कि बलबीर गिरी के ऊपर तमाम तरह के आरोप है। अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं, उनमें बलबीर गिरी का नाम आता है, तो उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी कि इसको फुल एंड फाइनल नहीं माना जा सकता। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें, साफ तौर पे साफ हो चुका है कि बलबीर गिरी अब जो है बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि आज हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में पंच परमेश्वर की मीटिंग में आज बैठक में जो आज फैसला ले गया है, साफ तौर पे जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने इसकी घोषणा की है कि अब आगे से जो है बात करें जो मठ के अब जो उत्तराधिकारी होंगे वो बलबीर गिरी होंगे। आपको साफ तौर पे बता दें, क्योंकि आज जिस तरह से बात किया तो प्रयागराज से भी यहाँ से जो है महंत पहुंचे थे, उन सभी के बीच में आज बैठक की गई है। और बात किया तो जिस तरह से आरोप यहाँ पर साफ तौर पे आए हैं, तो कहीं न कहीं जो महामंडलेश्वर है उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बलबीर गिरी पर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको जो है इस पद से हटाया जाएगा, उन पर कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। बात अगर की जाए बाघंबरी मठ की, जिस तरह से संचालक जो है बलबीर गिरी करेंगे, तो उनको साफ तौर पर बात किया तो जिस तरह से उनका उत्तरदायी होगा, उनकी देखरेख में साफ तौर पे जो है बाघंबरी जो मठ है उनका संचालन वो करेंगे और उनकी देखरेख में ही जो है वहाँ का व्यवस्था वो संभालेंगे। लेकिन जिस तरह से 5 सचिव के जो है वहाँ पर एक बोर्ड की बैठक की गई है, क्योंकि जो अखाड़े के जो 5 सचिव होंगे वही जो है फाइनेंशियली को देखेंगे। और जो बात की जाए तो अलग अलग जिस तरह से जो वहाँ पर संचालन होगा बाघंबरी मठ का, तो कहीं न कहीं जो 5 सचिव अखाड़े के चुने गए हैं तो यही बोर्ड के उत्तरदायी होंगे। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपको बता दें, बलबीर गिरी का नाम फाइनल हो चुका है और ऐसे में जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो अब प्रयागराज में पूरी हो जाएंगी। प्रयागराज में आगे के कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जाएगा। पटाभिषेक षोडशी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलने वाला है। महंत नरेंद्र गिरी की जो वसीयत सामने आई, वसीयत में 3 बार चेंजेस किए गए थे और जो लास्ट वसीयत थी उसमें बलबीर गिरी का नाम सुनिश्चित हुआ था। यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।